हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक स्पेस की इस क्लास में जो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कन्वर्जेंट और कॉची सीक्वेंस, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि मैट्रिक स्पेस में कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता है। देखिए, ये चीज़ मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक स्पेस एक्स कामा डी में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वह इम्प्लाई करता है कॉची सीक्वेंस को। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था, ये प्रूफ करके आपको दिखाया गया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वह कॉची सीक्वेंस होगा। आज हम लोग समझेंगे कि क्या इसका कन्वर्स वैलिड है कि नहीं है, यानी अगर आप मैट्रिक स्पेस में कोई कॉची सीक्वेंस लेंगे तो क्या वह कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, यही हम लोग आज समझेंगे। तो नोट हम लोग लगाएंगे, पिछले क्लास में जो थ्योरम हो गई थी उसके जस्ट आगे से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नोट में हम लोग ये लिखेंगे, इन ए मैट्रिक स्पेस a Cauchy sequence need not be convergent sequence। किसी मैट्रिक स्पेस में जो कॉची सीक्वेंस होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कन्वर्जेंट हो, यानी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब मैं उसका एग्जांपल आपको बताऊं, मैं आपको कुछ कॉची सीक्वेंस बताऊंगा जो कॉची सीक्वेंस तो होंगे, ऐसे सीक्वेंस जो कॉची सीक्वेंस होंगे लेकिन वे कन्वर्जेंट नहीं होंगे। इसका पहला एग्जांपल मैं आपको कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं वह ये है, let us consider a metric space Q comma D, where D denote यूजुअल मैट्रिक। अच्छा, यूजुअल मैट्रिक का मीनिंग हम लोग जानते हैं कि अगर D को ऑपरेट करेंगे, यानी D के थ्रू दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो मॉड ऑफ x माइनस वाई होगा। अच्छा, हम लोग कोई अननोन स्पेस लेकर सॉल्व नहीं करेंगे, वह लेकर सॉल्व करेंगे जो हम जानते हैं, जैसे जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर है, इनके बारे में अच्छे से हमें मालूम है, तो हम लोग पहले इस पे समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, नॉर्मल एक तरीका होता है कि आप उसके एलिमेंट को रियल लाइन पे अरेंज करिए। अरेंज करने पर क्या होगा कि अगर ऐसा होने लगे, रियल नंबर का कोई सीक्वेंस हो तो आप उसको नंबर लाइन पे अरेंज करिए, सीक्वेंस का पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आगे जाने पर वह एक जगह पे रुकने लगे। अरेंज करने पर ऐसा होगा कि कुछ वक्त के बाद सीक्वेंस के सभी टर्म एक जगह पे आने लगेंगे, तो उससे आइडिया हो जाता है कि वह कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंट है। और दूसरा सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि अगर आप किसी सीक्वेंस की लिमिट निकालिए, कोई भी सीक्वेंस दिया जाए, आप लिमिट अप्लाई करिए n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और अगर उसकी लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो ऐसे सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कहेंगे। ये चेक करने का आसान तरीका होता है। अच्छा, ऐसे कॉची सीक्वेंस जो इनकी डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट या कॉची की, अगर आप उसको अप्लाई करके चेक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए वहाँ पे जो तरीका मैं बता रहा हूँ उससे समझिएगा। आपको कभी भी एक सीक्वेंस दे दिया जाए, आपके सामने एक सीक्वेंस दिया जाए और चेक करना हो कि वह कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चेक करिए कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। आप उस पर लिमिट अप्लाई करिए और चेक करिए कि आंसर फाइनाइट आ रहा है कि नहीं। अगर वह कन्वर्जेंट हुआ तो अपने आप वह
सीक्वेंस कॉसी हो जाएगा, क्योंकि कन्वर्जेंट इंप्लाई करता है कॉसी को। तो आपके सामने मैंने एक मैट्रिक स्पेस लिखा है। इस मैट्रिक स्पेस में हम लोग एक सीक्वेंस लिखेंगे, डिफाइन ए सीक्वेंस एस एन एज एस एन इज इक्वल टू 1 + 1/n की पावर n। देखिए ये जो सीक्वेंस है इसी का है, रेशनल नंबर का ये सीक्वेंस हो जाएगा। उसका रीजन ये है, आप सीक्वेंस का पहला टर्म निकालेंगे, n की जगह 1 रखिए तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 1 मिलेगा। आप n की जगह 1 रख के देखिएगा। जब आप यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो ये आपका आएगा 3/2 की पावर 2। आप ऐसे रखकर चेक करते चले जाइए, जो भी नंबर होगा वह रेशनल नंबर होगा। तो यानी एक चीज तो कंफर्म है कि ये सीक्वेंस कहाँ का है, इसी स्पेस का है, रेशनल नंबर का सीक्वेंस है ये। अच्छा, हम लोग जानते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में ये तो एक स्टैंडर्ड लिमिट है, जैसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे कहाँ पे कन्वर्ज करता है, e पर। अच्छा, e जो होता है आपका ये इरेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नहीं होता है। ये भी जानते रहेगा कि जो पाई होता है, पाई या e, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नहीं होते हैं। तो यानी ये e पे कन्वर्ज कर रहा है और e मेंबर नहीं है क्यों का। अब हम लोग क्या लिखेंगे क्लियरली, सीक्वेंस एस एन इज कॉसी सीक्वेंस। ये चीज मैंने डायरेक्ट लिखा है। देखिए मैंने डेफिनेशन अप्लाई नहीं किया कि ये सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है कि नहीं, उसकी डेफिनेशन अप्लाई करिए, डायरेक्ट ये लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है आप बस इतना समझिएगा, अभी कुछ देर के लिए हम लोग ये भूल जाएं कि ये ई पे कन्वर्ज कर रहा है और ई क्यों का मेंबर है कि नहीं। आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर ई आएगा, यानी ये कन्वर्जेंट है। अभी ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट इंप्लाई करता है कॉसी को, तो यानी ये सीक्वेंस आपका कॉसी सीक्वेंस है। बट सीक्वेंस एस एन इज नॉट कन्वर्जेंट इन क्यू। ये जो स्पेस क्यू कामा डी है, इस स्पेस में ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि मैट्रिक स्पेस में जब कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो जिस पॉइंट पर या जो उसकी लिमिट होती है वह स्पेस का ही कोई मेंबर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है वह ये तो है कि ई पे कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन ई उसी स्पेस का मेंबर नहीं है। तो इसीलिए जो ये सीक्वेंस है ये क्यू में कन्वर्जेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक मैट्रिक स्पेस लिया और ये दिखा दिया कि इस मैट्रिक स्पेस में एक सीक्वेंस कॉसी तो है लेकिन वह कन्वर्जेंट नहीं है। ऐसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं। सेकेंड, लेट x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 और 1 पे क्लोज्ड। मैंने एक सेट लिखा है रियल नंबर का, रियल नंबर का मैंने एक सेट लिखा है, एक इंटरवल है, सेमी ओपन क्लोज्ड इंटरवल जो आप जानते हैं। देखिए 0 पे ओपन है, 1 पे क्लोज्ड है। तो एक सेट मैंने ऐसे x लिखा है एंड d इज इक्वल टू यूजुअल मैट्रिक। जब आप मैट्रिक स्पेस x कामा d लिखते हैं तो वहाँ x कोई नॉन एम्प्टी सेट होता है। देखिए नॉन एम्प्टी सेट हो गया, और एक मैप होता है जो 4 कंडीशन को फॉलो करता है। तो डी मैप आपका कौन सा है, यूजुअल मैट्रिक है। यूजुअल मैट्रिक यही वाला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर अ सीक्वेंस एस एन इन एक्स डिफाइंड एज एसएन सीक्वेंस 1/n है। एसएन सीक्वेंस क्या है, 1/n। बहुत कॉमन सीक्वेंस है ये 1/n। और हम लोग जानते हैं कि 1/n कहाँ पे कन्वर्ज करता है, 0 पे। फिर देखिए कि 0 इस स्पेस का मेंबर नहीं है,
क्योंकि स्पेस में 0 नहीं है। तो एसएन सीक्वेंस जो 1/n लिखे थे, 1/n सीक्वेंस यहीं का है, स्पेस का है। देखिए सीक्वेंस का पहला टर्म 1 आएगा, जब n की जगह 1 रखेंगे तो 1 देखिए यहाँ का मेंबर है। फिर आप 2 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 1/2 भी यहाँ का मेंबर है। तो ऐसे सीक्वेंस के जितने भी टर्म हैं वह यहाँ के मेंबर हैं। तो ये सीक्वेंस हम लोगों ने x का ही लिखा था, x के मेंबर का यूज करके हम लोगों ने एक सीक्वेंस एसएन बनाया था। और ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, और 0 स्पेस का मेंबर नहीं है। अच्छा, पहले ये समझिएगा कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो कन्वर्ज इंप्लाई करता है कॉशी को। तो डायरेक्ट हम लोग ये लिखेंगे क्लियरली, सीक्वेंस एसएन इज कॉशी सीक्वेंस बट इट इज नॉट कन्वर्जेंट इन एक्स। देखिए कोई सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस में कन्वर्ज करता है तो उसमें एक चीज़ ये भी होता है कि वह जिस पे कन्वर्ज करता है, यानी उसकी जो लिमिट होगी वह स्पेस का ही मेंबर होना चाहिए, लेकिन 0 स्पेस का मेंबर नहीं है। तो आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल ऐसे लिखे हैं। अच्छा, इसी में समझिएगा कि अगर मैंने 0 पर ऐसे क्लोइड बना दिया होता, सेट को चेंज करके 0 पे क्लोइड बना दिए होते, तो अब वह 0 इसी स्पेस का मेंबर हो जाता। तो यानी ये कॉशी भी होता और कन्वर्जेंट भी होता। तो आपके सामने मैंने 2 मैट्रिक स्पेस लिखे थे और मैंने ये दिखाया कि इन स्पेस में आप 2 कॉशी सीक्वेंस ले रहे हैं और ये दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। तो यानी ऐसे मैट्रिक स्पेस होते हैं जिसमें कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा था, देखिए एक वर्ड यूज किए थे, नीड नॉट बी। किसी भी मैट्रिक स्पेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। अब एक ऐसा मैट्रिक स्पेस जिसमें सभी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाएं, तो ऐसे स्पेस को कंप्लीट मैट्रिक स्पेस कहते हैं। चलिए हम लोग कंप्लीट मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन समझते हैं। इसको मैं रफ करके इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने हेडिंग बना लिया कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। समझते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन। ए मैट्रिक स्पेस X, D is said to be complete if every Cauchy sequence of X is convergent in X। देखिए हम लोग जो बातें कर चुके थे उससे एक चीज़ें तो क्लियर हो गया कि मैट्रिक स्पेस में कोई ज़रूरी नहीं कि कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो। तो अब हम लोग ये सोचेंगे क्या ऐसा कोई मैट्रिक स्पेस हो सकता है जिसमें सभी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए। तो ऐसे भी मैट्रिक स्पेस होते हैं जिसमें सभी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाते हैं, और ऐसे मैट्रिक स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक स्पेस जिसमें सभी कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तो ऐसे स्पेस को हम लोग बोलेंगे कंप्लीट। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, सेट ऑफ रियल नंबर और डी यूजुअल इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सेट ऑफ रियल नंबर और डी यूजुअल का मतलब जो मैट्रिक निकालने का यूजुअल मेथड होता है, आप दोनों एलिमेंट को माइनस करके उस पर मॉड अप्लाई कर दीजिए। तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये कंप्लीट होता है। अगला, सेट ऑफ रेशनल नंबर डी यूजुअल इज नॉट कंप्लीट। ये स्पेस कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसके पहले दिखाया था आपको कि क्यू में एक कॉशी सीक्वेंस मिल जाता है जो कन्वर्जेंट नहीं होता है। अगला एग्जांपल इसका लिखते हैं थर्ड। देखिए क्लोज्ड इंटरवल 0,1 और डी यूजुअल इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सेट ऑफ, देखिए ये 0,1 क्लोज्ड इंटरवल मैंने बनाया। इससे पहले जो एग्जांपल मैंने बताया था उस एग्जांपल में 0 पर ओपन था, तो 0 स्पेस का मेंबर नहीं था।
तो जो कॉची सीक्वेंस लिए थे वह जीरो पे कन्वर्ज कर रहा था और जीरो स्पेस का मेंबर था नहीं, तो यानी वह स्पेस में कन्वर्जेंट नहीं था। लेकिन अगर हम लोग जीरो पे कंप्लीट उसको कर लेंगे, जीरो को ऐड कर लेंगे स्पेस में, तो अब वह आपका कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें मैं अभी आपके सामने शेयर किया हूँ, इससे एक चीज़ जान लीजिएगा कि आपका जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है उसमें जैसे अगर कोई भी स्पेस आपके सामने है, सपोज वह स्पेस कंप्लीट नहीं है, नॉट कंप्लीट, अगर कोई मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं होता है तो उस स्पेस में कुछ पॉइंट्स या कुछ एलिमेंट्स ऐड कर कर तब जाके उसको कंप्लीट बनाया जा सकता है। तो क्या क्या चीज़ मैंने बताया है कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स को ऐड करके उसको कंप्लीट बना सकते हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताया है ये आपका यूनिट फर्स्ट जो था मैट्रिक स्पेस का वह कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, यूनिट फर्स्ट के बाद हम लोग जो अगला स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार वहाँ पे जो लिमिट और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे उसको फिर से जाके रिवाइज करिए, क्योंकि उसी को बेस बनाकर मैट्रिक स्पेस में मैं आपको कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन बताऊंगा। और जब कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन हो जाएगी तो उस पर कई थ्योरम्स हैं जिसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अपना टाइम देने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।